सीनियर इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर शिवा, आपका ट्रांसफर हो गया है। शिवा सर, कहाँ हुआ है मेरा ट्रांसफर? सीनियर इंस्पेक्टर, यह है आपका ट्रांसफर लेटर, इसमें सारी डिटेल है। शिवा, उस लेटर को पता है जहां उसका ट्रांसफर हुआ है, वो कोई काली पहाड़ी गांव है जिसके आसपास पूरा जंगल है। शिवा अपने घर निकलता है और अपने घर पहुंचते ही अपनी पत्नी रिया से कहता है, रिया अब हमें सामान पैक करना होगा। रिया, क्यों, कहीं घूमने जाने का प्लान है? इतने में शिवा की बेटी तमन्ना, जो कि अभी 5 साल की है, वो दौड़ती हुई आती है और शिवा उसे गोद में उठा लेता है। तमन्ना, डैडी डैडी, हम कहीं घूमने जा रहे हैं। शिवा, नहीं बेटा, मेरा ट्रांसफर हो गया है। शिवा रिया से कहता है, चलो चलो अब सामान पैक करो। रिया, ठीक है बाबा, पर तमन्ना की पढ़ाई का क्या होगा? शिवा, देखो अभी तमन्ना की गर्मी की छुट्टी चल रही है, तब तक तुम लोग मेरे साथ रहना और छुट्टियां खत्म होते ही शहर में पुलिस कॉलोनी में शिफ्ट हो जाना और वहां तमन्ना की पढ़ाई भी आगे शुरू हो जाएगी। सरकारी गाड़ी से अगली सुबह पूरा परिवार उस गांव की तरफ निकल पड़ता है। गाड़ी में रिया और तमन्ना पीछे बैठे होते हैं और इंस्पेक्टर शिवा आगे ड्राइवर के साथ बैठा होता है। शिवा ड्राइवर से पूछता है, क्या काली पहाड़ी गांव के बारे में जानते हो? ड्राइवर, सर मैं जानता हूं और आप मेरी बात माने तो वहां न जाए तो ये बेहतर है। शिवा, क्यों, वहां गुंडागर्दी ज्यादा है या माफियाओं का अड्डा है? ड्राइवर, सर वहाँ ऐसा कुछ नहीं, बल्कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, उनके बीच एकता है, वो लोग सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ देते हैं। शिवा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ड्राइवर, श्रापित बुढ़िया। शिवा, क्या श्रापित बुढ़िया, कैसी बात कर रहे हो? मतलब पूरा गांव एक बुढ़िया से डरता है। ड्राइवर, सर आपको ऐसे ही वहां नहीं भेजा गया है, वहां बच्चे लापता हो जाते हैं, कहते हैं श्रापित बुढ़िया मिलती है और उन्हें बस में कर लेती है और फिर वो बच्चे कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। शिवा, श्रापित बुढ़िया का काम नहीं है, ये किडनैपिंग है बच्चों की। अगर ये गांव वालों के बच्चों को उठाते हैं तो इसका मतलब यहाँ जरूर स्मगलिंग का काम चल रहा है और डर के लिए ये कहानी बना दी गई है। ड्राइवर, सर आपका कहा सही है, तो आप उन्हें पकड़ ही लोगे, लेकिन श्रापित बुढ़िया का रहस्य सच में है, क्योंकि अगर कोई इंसानी ताकत होती तो गांव वाले सक्षम है उनसे लड़ने के लिए और वो अब तक वो पता कर भी लेते, क्योंकि ये पूरा जंगल उनका ही है। अगर वो कोई है पर वो इंसानी ताकत नहीं है, रूहानी ताकत है जो श्रापित बुढ़िया से जुड़ी है। शिवा, अच्छा चलो ठीक है, अभी कितना दूर और है? बस अब पहुंचने वाले हैं। रिया घबराते हुए शिवा से कहती है, ये सच भी तो हो सकता है। शिवा, तुम भी इसकी बातों में आ गई, ये ऐसा ही है, ये मजाक ऐसे ही करता है, क्यों है ना उमेश? ड्राइवर, उमेश, सॉरी मैडम। रिया, सॉरी के बच्चे पहुंचने दे, फिर बताती हूँ। वो लोग पहुंच जाते हैं। उमेश, यहाँ ये सरकारी बंगला है जहाँ हमारे रहने की व्यवस्था है, यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए जग गेटमैन और मैं हवलदार उमेश, बाकी सभी लोग आपका पुलिस चौकी में इंतजार कर रहे हैं, आप तैयार हो जाइए। उमेश रिया की तरफ देखकर कहता है फिर से, सॉरी मैडम, क्योंकि रास्ता लंबा था तो टाइम पास के लिए मजाक किया। रिया, कोई बात नहीं उमेश। शिवा तैयार होकर पुलिस चौकी निकलता है और गेटमैन बहादुर से कहता है, ख्याल रखना। शिवा उमेश से कहता है, चलो चले पुलिस चौकी। उमेश ओ के साथ। शिवा रास्ते में उमेश से कहता है, तूने जो बुढ़िया वाली बात कही है वो रिया को पता न चले कि वो हकीकत है।
उमेश जी सर। शिवा और उमेश पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं और जब शिवा पुलिस चौकी देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि वो पुलिस चौकी कम कबाड़खाना जैसा लग रहा था। शिवा वहां के पुलिस कर्मी पर चिल्लाता है, ये क्या तमाशा लगा रखा है, सब कुछ ठीक करो। यहाँ कोई आएगा तो क्या सोचेगा कि पुलिस चौकी संभाली जाती नहीं है, हमारी हिफाजत क्या करेंगे। पुलिस कर्मी सर माफ करना, वैसे यहाँ पुलिस वाले ही आते हैं और कोई नहीं। गांव में जो घटना हो रही है उसमें पुलिस की जरूरत नहीं है, बाबाओं की जरूरत है। शिवा गुस्से से उस पर चिल्ला कर बोलता है, तुम्हारे जैसे पुलिस वालों की वजह से पुलिस बदनाम है, चलो जल्दी पुलिस चौकी की हालत ठीक करो वरना तुम सबको सस्पेंड कर दूंगा, समझे। सारे पुलिस कर्मी साफ सफाई में लग जाते हैं। शिवा उमेश से कहता है, उमेश तुम इस गांव के मुखिया को बुला कर लाओ। उमेश ओके सर। उमेश गांव के मुखिया को ले आता है और शिवा उससे पूछता है, अभी हाल ही में कोई घटना हुई है। मुखिया जी ना साहिब, जो बच्चा गायब हुआ था उसे पूरा 1 माह बीत गया। शिवा अच्छा ठीक है मुखिया जी, जब बच्चे गायब हुए हैं और गायब होने के दिन बता देना। उमेश सारी डिटेल्स लिख लेता हूँ जो मुखिया बताता है और शिवा को दे देता है। शिवा उससे पने लगता है और शिवा उमेश से मुखिया को छोड़ाने कह देता है। शिवा पूरी डिटेल्स पलेता है और उमेश मुखिया को छोड़ आता है। फिर शिवा और उमेश बात करते हैं। शिवा सारी घटनाओं में 2 बातें कॉमन है। उमेश क्या सर? शिवा हर बच्चा पूर्णिमा को गायब हुआ है और सच ये कि उस काली पहाड़ी में एक गुफा है और वहाँ एक चुड़ैल है जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाती है। फिर शिवा उमेश से कहता है, तो फिर चलना होगा उस काली पहाड़ी की गुफा में। उमेश घबरा कर बोलता है, जी सर चलते हैं, लेकिन कल सुबह चलते हैं, अभी तो रात होने को है। शिवा उसे समझाता है, घबरा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कल सुबह क्यों, अभी निकलना है। शिवा और उमेश निकल पड़ते हैं काली पहाड़ी की गुफा की तरफ और वहां जाने के रास्ते में घना जंगल पने लगा। जहां आगे गाड़ी नहीं जा रही थी तो गाड़ी छोड़कर वो पैदल आगे बने लगे। शिवा ने अपनी बंदूक तान ली और उमेश से भी अलर्ट होने के लिए कह दिया और उमेश सोचता है, पता नहीं हर बार मेरी ही ड्यूटी इनके साथ क्यों पड़ती है और यह कि जान जोखिम डाले बगैर इन पर ड्यूटी नहीं होती है। तभी शिवा उमेश से कहता है, उमेश तुम्हें अफसोस होता होगा कि तुम्हारी ड्यूटी क्यों पड़ती है, मेरे साथ पता है, क्योंकि मैं अपने साथ तुम्हें खुद ड्यूटी के लिए बोलता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा ईमानदार हवलदार मिलेगा कहाँ। उमेश दांत मिसमिसाते हुए, धन्यवाद सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा। अब दोनों आगे बढ़ते हैं घना झांडियों के बीच से और अब अंधेरा भी हो चला था। तब उमेश पुलिस टॉर्च को जलाया, फिर आगे बढ़ते गए। तभी अचानक उमेश एक गड्ढे में गिर जाता और शिवा तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। शिवा गड्ढे में गिरे उमेश को हाथ देता है और उसे बाहर निकालता है। उमेश धन्यवाद सर। शिवा चलो अब आगे बढ़ते हैं। शिवा जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसकी नजर नीचे पड़ती है, क्योंकि शिवा को अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ तो वो देखता है तो वो किसी बच्चे की चप्पल थी। शिवा हो ना हो वो गुफा यही आसपास है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। उमेश बच्चे की चप्पल यहाँ पर है तो इसका मतलब यही कुछ है। दोनों काली पहाड़ी के पास पहुंच तो गए लेकिन वो गुफा नहीं मिल रही होती है। तभी एक लड़की की आवाज आती है, क्या ढूंढ रहे हो साहिब, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। वो लड़की बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उमेश की नजर उससे हट ही नहीं रही थी, कोई भी उसे देखे तो बस देखता रह जाए।
शिवा उस लड़की से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ इतना खतरा है और तुम यहाँ हो, वो भी रात के समय। कहीं तुम ही तो बच्चों को गायब करती हो। इतने में वो लड़की बोल नहीं पाती और उमेश बोलता है, अरे सर, आपको दिख नहीं रहा कितनी मासूम है ये, कैसे बच्चे गायब करेगी? शिवा उस लड़की को घूरता हुआ कहता है, अक्सर कुछ लोग मासूम बनने का दिखावा करते हैं ताकि वो गलत कामों को छुपा सके। सच सच बता, लड़की यहाँ क्यों आई है, वरना गोली मार दूंगा। वो लड़की डरती हुई बताती है, अरे साहिब, यहाँ पास ही में एक जलाशय है तो हम पानी के लिए आए थे। शिवा, दिन में आ सकती हो, रात में ही क्यों? लड़की उमेश की तरफ देखते हुए बोलती है, अजी जब पानी खत्म हो गया हो तो आना ही पड़ेगा, पूरी रात प्यासे थोड़ी न रहेंगे। उमेश, जाने दो सर, इसे आप कहो तो मैं छोड़ कर आओ, रात है, अकेली लड़की है। शिवा, जब वो अकेले आ सकती है तो जा भी सकती। फिर शिवा डांटते हुए उस लड़की से जाने की कहता है, जल्दी जाओ यहाँ से वरना गोली चलानी पड़ सकती है। वो लड़की घबरा कर कहती है, जाती हूँ साहिब, गुस्सा मत करो। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तब शिवा उमेश से कहता है, नजर रखना इस पर। उमेश चेहरे पर मुस्कान से उस लड़की को जाते हुए देखते हुए बोलता है, हाँ सर, मैं नजर रखूंगा। शिवा, अब देख लिया हो तो चले। उमेश, ठीक है सर। शिवा और उमेश को उस पहाड़ी पर कोई गुफा नजर नहीं और बच्चे की चप्पल मिलना इस बात का सबूत था कि बच्चे वहीं से गायब हो रहे हैं, क्योंकि काली पहाड़ी से आगे रास्ता था ही नहीं। अब शिवा और उमेश वहां से निकल जाते हैं। शिवा को उस लड़की पर शक होता है, पर शक के बयां पर उसे पकड़ भी नहीं सकते। शिवा का सरकारी बंगला आ जाता है और वो गाड़ी से उतरता है और उमेश पुलिस चौकी पर रहने के लिए बोल देता है। वो जब घर में जाता है तो उसकी बेटी तमन्ना भागती हुई आती है और गोद में चढ़ जाती है। तमन्ना अपने डैड को किस करती है, लेकिन शिवा का ध्यान वहीं था। रिया देखकर हैरान थी कि शिवा ने कई मामले सुलझाए, लेकिन इतना सोचते कभी नहीं देखा। रात में सभी के सो जाने पर रिया शिवा की पुलिस फाइल पढ़ती है और उसे पता चलता है कि उमेश की कही बात सच है। तो वो हैरान थी कि शिवा ने उससे झूठ बोला। और अगली सुबह रिया अपना सामान पैक करती है और तमन्ना को साथ लेकर वो शिवा से कहती है, हमें अभी के अभी शहर छोड़कर आओ। तमन्ना, नहीं, मुझे डैडी के पास रहना है। शिवा तमन्ना को पास बुलाता है और कहता है, बेटा आप हमारे पास रहोगे तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? तमन्ना, मैं रखूंगी ख्याल, पर आप भी साथ चलो। शिवा, मुझे यहाँ ड्यूटी करनी है, यहाँ गांव वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है मुझ पर है, तो फिर मैं सप्ताह में एक बार अपनी बेटी मिलने आया करूँगा और गिफ्ट लाया करूँगा, ठीक है? तमन्ना, ठीक है। शिवा उमेश को कॉल से बुलाता है। उमेश के आने के बाद वो रिया और तमन्ना को शहर में पुलिस कॉलोनी में छोड़ आने के लिए बोलता है। उमेश तमन्ना और रिया को लेकर चला जाता है और शिवा अपने मोबाइल से ये चेक करता पूर्णिमा कब की है, क्योंकि गांव के बच्चे उस श्रापित बुढ़िया के संपर्क में आकर हर पूर्णिमा की रात को ही गायब हो जाते हैं। जब वो देखता है तो पता चलता है कि पूर्णिमा की रात कल ही है। शाम हो जाती है। वो शिवा पुलिस चौकी पर सबको एक साथ ये सूचना दिया है कि कल हमें पूरी रात गांव की हिफाजत करनी है, एक भी बच्चा गायब नहीं होना चाहिए, वरना पुलिस की नौकरी छोड़ देना, और हाँ, कहीं भी वो बुढ़िया दिखाई दे तो तुरंत बताना। सभी पुलिसकर्मी जी सर। शिवा ये सोचता है, अब देखते हैं कि कोई भी बच्चा कैसे गायब होता है, उससे पहले हम उसे पकड़ लेंगे। पूर्णिमा की रात गांव के चारों तरफ पुलिस फैल चुकी है। शिवा पुलिसकर्मी से कहता है, जागते रहना है, कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, सबको अलर्ट रहना है।
पुलिसकर्मी यस सर। आधी रात बीत जाने के बाद अचानक उमेश को वही लड़की दिखाई देती है और वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी शिवा की नजर उमेश पर पड़ती है और उमेश को आवाज लगाता है, पर वो सुन नहीं पाता और वो लड़की के पीछे पीछे चला जाता है। शिवा भी उमेश की तरफ चला जाता है। जंगल के बीच पहुंचते ही वो लड़की रुक जाती है और उमेश ठीक उसके पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता। पीछे शिवा आवाज लगाते हुए आ रहा था, उमेश उस लड़की से दूर रहना। और अभी भी उमेश को आवाज सुनाई नहीं दी। इधर गांव में एक घर बच्चा निकलता है तो उसे बाहर एक गुड़िया दिखाई देती है। वो गुड़िया बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। बच्चा उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ा। शिवा अब उमेश के बिल्कुल पीछे था और उमेश बिल्कुल सामने। वो लड़की शिवा उमेश पर हाथ रखता है और उमेश उस लड़की पर हाथ रखते ही उसका शरीर बदलने लगा और उमेश डर जाता है। वो पीछे मुड़ता है और शिवा के साथ खड़ा हो जाता है। इधर वो लड़का उस गुड़िया को उठा लेता और बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे उस गुड़िया ने बस में किया हो। वो जंगल की ओर बढ़ने लगता है। शिवा और उमेश देखते हैं कि उसका शरीर पूरा इस तरह हो गया जैसे दबी गली हुई लाश की तरह, और वो लड़की जैसे ही मुड़ती है तो उसका भया भय चेहरा देख उमेश की आवाज चली जाती। वो खूंखार चेहरा, लाल आंखें और दांत टेढ़े मेढ़े और बिल्कुल लाल थे जैसे कि उसने किसी का खून पिया हो। और वो उमेश की तरफ बहुत तेज गला फाड़ कर चिल्लाती है और उमेश बेहोश हो जाता है। और तभी शिवा उस लड़की में गोली मार देता है और वो लड़की धुएं की तरह शिवा के ऊपर से निकल जाती है और तब शिवा उमेश को होश में लाता है। इधर बच्चा जंगल की तरफ चलते चलते काली पहाड़ी पहुंच जाता है और वहां उस पहाड़ी से एक पत्थर हटता है और वो उसके अंदर चला जाता है। शिवा और उमेश गांव पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि वहां हड़कंप मचा होता है। पता चलता है कि एक बच्चा गायब हो गया है। शिवा सभी पुलिसकर्मी से काली पहाड़ी की तरफ जाने के लिए कहता है। उनके साथ साथ वो गांव वाले भी चलते हैं। सभी काली पहाड़ी पहुंच जाती है। शिवा को वो गुड़िया एक बड़े पत्थर के पास दिखती है और उसे उठा लेता है। वो सभी से उस पत्थर को हटाने की कहता है और सभी उस पत्थर को हटाते हैं तो वो वही गुफा निकलती है जिसे कभी किसी ने देखा नहीं और सभी उस गुफा में घुसने लगते हैं। शिवा सबसे आगे था और वो थोड़ी दूरी तक पहुंचता है तो वहां बाकी सभी बच्चों के शव मिलते हैं। जिनके वो बच्चे थे वो उस शव के पास रोने लगते हैं। शिवा गुस्से से आगे बढ़ता जाता है। जब वो आगे देखता है कि वो चुड़ैल उस बच्चे को मार ही रही होती है, वो उसमें गोली मार देता और अब वो देखता है कि वो गोली लग जाती है पर वो इस बार गायब नहीं हुई बल्कि उसे उस गोली का दर्द हो रहा था और बच्चा अपने माँ बाप के पास चला जाता है। तभी एक गांव वाला कहता है, साहिब इसकी चोटी जला दो, अभी ये कमजोर है क्योंकि इसे ताकत बलि के बाद ही मिलती जो कि वो रुक गई है। सभी गांव वाले शिवा से कहते रहते हैं और वो चुड़ैल शिवा हाथ में जो गुड़िया थी उसकी तरफ देखती है और शिवा उस चुड़ैल की चोटी में आग लगा देता है और वो चुड़ैल तड़पने लगती है और थोड़ी देर में वो खत्म हो जाती है। गांव वाले शिवा का धन्यवाद करते हैं। शिवा उमेश के साथ पुलिस चौकी की तरफ निकल आता है और उमेश को वो गुड़िया को देकर कहता है, इसे लॉकर में रख दो। गुड़िया को लॉकर में रख दिया जाता है और कुछ देर बाद उस लॉकर के खुलने की आवाज आती है। उमेश शिवा वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लॉकर से गुड़िया गायब थी। जब शिवा और उमेश को लॉकर में वो गुड़िया नहीं मिली तो वो हैरत में थे कि वह गुड़िया आखिर गई कहाँ।
इतने ही पल में पुलिस स्टेशन से बाहर बाबा के जोर जोर से चिल्लाकर बोलने की आवाज आती है, तूने अपने जीवन के विनाश का आरंभ खुद शुरू कर दिया है। अगर अभी तूने कुछ नहीं किया तो तू अपने परिवार को खोकर जीवन भर पछताता रहेगा। यह वो बाबा जोर जोर से बोल रहा था। शिवा और उमेश दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तो उनकी नजर बाबा पर पड़ती है तो वह देखते हैं कि वह बाबा अपने शरीर पर राख लगाए हुए था। उसके बाल पेड़ की जड़ की तरह थे और हाथ में त्रिशूल था। शिवा, सुनो बाबा, क्या बात है और यहाँ पुलिस स्टेशन के पास क्यों आए हो? क्या आपको हमारी जरूरत है? बाबा पहले थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर शिवा से बोलता है, हमें किसी से कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि हम खुद किसी सच्चे नेक की मदद करने चले आते हैं, इसलिए तुम्हें मेरी आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी नहीं। शिवा, बाबा आप परेशान न हो, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूँ और मेरे साथ मेरी वर्दी भी है जो मुझे किसी भी बुराई से लड़ने की हिम्मत देती है। बाबा, अगर बुराई इंसानियत की हो तो तुम लड़ सकते हो, लेकिन बुराई बुरी शक्तियों की हो तो उससे ईश्वरीय ताकत से लड़ा जा सकता है। मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। शिवा उमेश से कहता है, बाबा को उनके घर छोड़ आओ। बाबा, हमारा कोई घर नहीं, हम अपने सिद्धि में विलीन रहते हैं, लेकिन आज हमें तुम्हारी मदद के लिए अपने सिद्धि से उठकर आना पड़ा क्योंकि भगवान शिव का आदेश था। मगर जब तुम्हें हमारी बात का यकीन हो तो बस उसी यकीन के साथ हमें याद कर लेना और फिर हम तुम्हारे समक्ष होंगे। अभी हम जा रहे हैं। बाबा ये कहकर वहां से चला जाता है और अभी तक बुढ़िया के गायब होने से परेशान शिवा अब बाबा की बात से परेशान था। क्या सच में मेरे परिवार पर कोई संकट आने वाला है? शिवा अपने सरकारी बंगले पर था और रात्रि में उसे नींद नहीं आती। वो सोने की कोशिश करता लेकिन उसे उस बाबा की बात याद आ जाती। शिवा की बेटी तमन्ना अपने कमरे में सो रही थी और अचानक उसकी आंख खुलती है तो वह अपने सामने एक बुढ़िया को देखती है। उसे लगा कि शायद अगले दिन उसका जन्मदिन है तो किसी ने उसे गिफ्ट में ये डॉल दी हो और तमन्ना उसी बुढ़िया को अपने गले से लगा लेती है। और उसके बाद तमन्ना अपने बस में नहीं रहती और वो घर से बाहर निकलकर काली पहाड़ी गांव की तरफ पैदल चले जा रही थी और वो बहुत जल्दी उस पहाड़ी तक पहुंच गई जहां उस चुड़ैल की गुफा थी। उसी समय तमन्ना को होश आता है और वो जब अपने आप को उस वीरान जगह पर पाती है तो वह डर से उस बुढ़िया को छोड़कर चीखती हुई जंगल की तरफ भागती है। लेकिन इतने में तमन्ना हवा में उड़ती नजर आती है जिससे तमन्ना बहुत घबरा जाती है और वो हवा में ही फिर से वापस उस गुफा तक पहुंच जाती है। तमन्ना गुफा के दरवाजे के पास थी और वो डर से अपने आंख बंद किए हुए थी। तभी उसे किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही जो कि उसकी ओर बती जा रही थी। जैसे ही तमन्ना ने अपनी आंख खोली तो उसकी नजर गुफा से आने वाली चुड़ैल पर गई। वो चुड़ैल बिल्कुल जली हुई थी और रेंगते रेंगते तमन्ना की ओर बढ़ रही थी। तमन्ना ये देख वो बहुत घबरा जाती है और वो वहां से उठकर भागने वाली थी लेकिन उसका पैर उस चुड़ैल ने पकड़ लिया और वो उसे गुफा में खींचती है और तमन्ना अपनी सहायता के लिए जोर से दर्द की आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, डैडी डैडी मुझे बचाओ, डैडी ये मुझे मार देगी। यह आवाज शिवा के कानों में गूंज रही थी और वो अपनी गहरी नींद से उठ जाता है और उसे पता चलता है कि ये सपना था या हकीकत। इसलिए वो अपनी पत्नी रिया को कॉल करता है। कॉल लग गई और रिया ने रिसीव किया। रिया, क्या हुआ? आपको इतनी रात में फोन क्यों किया? कोई बात है? शिवा घबराते हुए रिया से कहता है, रिया सुनो जल्दी, मुझे तमन्ना से बात कराओ जल्दी। रिया, क्या बात कर रहे हो? तमन्ना अभी तो सो रही होगी, अभी कैसे बात कराओ? आप सुबह बात कर लेना।
शिवा गुस्से में, सुना नहीं तुमने, अभी बात कराओ, जल्दी जाओ उसके कमरे में। रिया ठीक है ठीक बाबा, जाती हूँ। और रिया तमन्ना के रूम में जाती है और तमन्ना को उठाती है और कहती है तुम अपने डैडी से बात करो, डैडी का कॉल है। तमन्ना, डैडी आप कैसे हो और आप कब आओगे मेरे पास? अब तो मेरा जन्मदिन आने वाला है, आप जल्दी आ जाओ। शिवा को तमन्ना की आवाज सुनकर तसल्ली मिली और तमन्ना से बात करते वक्त शिवा की आंख से आंसू निकल आए। अब शिवा तमन्ना से कहता है बेटी मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, अपनी माँ को फोन दो। रिया, हाँ बोलो बात। कलीन अपनी बेटी से उसकी फिक्र में मुझ पर चिल्ला दिया। शिवा, रिया ऐसी कोई बात नहीं, मैं जब तक वहां पहुंचता हूं तब तक रिया पर नजर रखकर उसका ख्याल रखना, उसे अपनी नजरों ओझल मत होने देना, समझे? रिया, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी, तुम बस जल्दी ही यहाँ आ जाओ। शिवा अब फोन रख देता है और फोन रखते ही उसे तमन्ना की बात याद आती है, डैडी मेरा जन्मदिन आने वाला है। शिवा को जो सपना आया था उस सपने में भी तमन्ना ने अपने जन्मदिन का गिफ्ट समझकर उस बुढ़िया को उठाया था। शिवा को समझ आ गया था, मतलब उस बाबा की बात सच थी। अब खतरा मेरे परिवार को है, मुझे अब यहाँ से जल्दी निकलना होगा। शिवा उमेश को कॉल करके बुला लेता है और उमेश सरकारी बंगले पर गाड़ी लेकर आ जाता है और शिवा उमेश गाड़ी से शहर तरफ निकलते हैं। तभी उमेश पूछता है शिवा से, आप बता रहे थी तमन्ना को खतरा है, पर किससे? शिवा, उस बाबा की बात सच है, अब खतरा मेरे परिवार पर है और वो चुड़ैल सबसे पहले तमन्ना को शिकार बनाएगी। उमेश, पर कैसे? उसको तो हमने जला दिया, फिर वो ये सब करेगी कैसे? शिवा, उस श्रापित बुढ़िया की मदद से जो हमारे पुलिस लॉकर से गायब हुई है। उमेश, पर वो बुढ़िया तमन्ना तक पहुंचेगी कैसे? शिवा, उसके जन्मदिन पर गिफ्ट के रूप में। उमेश, ओ नो, तमन्ना का जन्मदिन कब है? शिवा, परसों ही है, इसलिए अब हमें आज ही वहां पहुंचना होगा। उमेश पहाड़ी रास्तों से गाड़ी को ले जा ही रहा था, लेकिन अचानक उसके रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ आकर गिर जाता है। रात काफी थी, अंधेरे होने की वजह से उमेश ने गाड़ी से उतरकर टॉर्च से उजाला करके रास्ते को देखता है कि आगे गाड़ी को निकाल सकते हैं कि नहीं। शिवा, क्या हुआ? उमेश, रास्ता साफ है कि नहीं? वहां से गाड़ी निकल सकती है क्या? उमेश, नहीं निकल सकती, पेड़ काफी बड़ा है, हमें किसी और रास्ते से जाना होगा। उमेश जाने के लिए मुड़ ही रहा होता है, तभी वो आवाज सुनता है, बेटा मेरी मदद कर दे, मैं इस पेड़ की शाखा में फंस चुकी हूँ। उमेश उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता और इधर उमेश की तरफ शिवा आ रहा होता है और वो देखता है कि उमेश वापस उस पेड़ की तरफ जा रहा होता है। तब शिवा उमेश से पूछता है, क्या हुआ? उमेश, कुछ नहीं, एक बुजुर्ग महिला है जो पेड़ की शाखा में फंस चुकी है, उसकी मदद कर रहा। शिवा, रुको उमेश, मुझे वहाँ कोई बुजुर्ग महिला नहीं दिख रही, लगता है कोई भ्रम है, तुम्हें जल्दी से वहाँ से वापस आ जाओ। उमेश उस बुजुर्ग महिला के करीब ही था और इस बात से हैरान था कि वो औरत केवल उसे दिख रही थी, शिवा को नहीं। वो अब बुजुर्ग महिला की मदद नहीं करता बल्कि लौटने वाला ही था, लेकिन जब तक वो बुजुर्ग महिला उस पेड़ एक टहनी को उसके सीने के आर पार कर देती है। शिवा उमेश को देखकर चिल्लाता रह जाता है और उमेश को जब देखता उसके सीने के आर पार उस टूटे हुए पेड़ की टहनी थी। शिवा को बहुत दुख होता है, वो उमेश को पकड़े बैठ जाता है और उमेश अपनी आखिरी सांस में शिवा कहता है, मुझे माफ करना सर, मैं आपकी मदद नहीं कर पाया, पर आप यहाँ देर मत कीजिए, जाओ जल्दी जाए, अपने परिवार की रक्षा करो। और यह कहकर उमेश मर जाता है। शिवा की आंखों से आंसू थमते नहीं है क्योंकि वो उमेश को अपना
अपना भाई मानता था, इसलिए वो हमेशा उसकी ड्यूटी अपने साथ रखता था और यह सोचकर परेशान था कि काश में उमेश को साथ न लाया होता तो उसकी जान बच सकती थी। और थोड़ी ही देर में उमेश की आंख खुलती है और उसकी आंखों से खून निकल रहा था और चेहरे पर मुस्कुराहट किए देख शिवा उसे छोड़ देता है। उमेश जानवर की तरह दोनों हाथ और पैर पर होता है और बहुत ही भारी भयानक आवाज में शिवा से कहता है, गांव को तूने बचा लिया पर अपने परिवार को कैसे बचाएगा, और ये भी तेरे परिवार का हिस्सा था जो तेरे करीब ज्यादा रहता है, इसलिए पहले इसे मारा, अब बाकी सबकी बारी। और यह कहकर वो अपनी गर्दन को पूरा घुमाकर शिवा की तरफ थोड़ा करीब आकर शैतानी हंसी हंसता है। शिवा ये देख घबरा जाता है और वो उसे आता देख पीछे की तरफ चलता चला जाता है और एक पत्थर से पैर फिसल जाता है और शिवा उस रास्ते के एक तरफ खाई में गिर जाता है। तमन्ना अपने चारों ओर अंधेरा पाती है और बहुत डरी हुई सहमी हुई बैठी थी, उसकी लंबी लंबी सांसें चल रही थी। तभी एक बुढ़िया उसकी तरफ आती है और शैतानी मुस्कान से अपनी भयानक आवाज में तमन्ना से कहती है, आओ ना, आओ ना, मैं तो इतनी दूर से तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ और तुम हो के मुझसे घबरा कर यहाँ छुपी हुई हो। तमन्ना घबराती हुई आवाज में कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना, तुम डोल नहीं हो। फिर वो शैतानी बुढ़िया उसके नजदीक आकर पूछती है, तो फिर मैं कौन हूँ, ये कहकर वो जोर से हंसती है। उसकी भयानक हंसी तमन्ना के चारों ओर गूंजती है और वो अपने कान बंद कर लेती है, लेकिन वो झट से तमन्ना की गर्दन पकड़ लेती और तमन्ना की तेज आवाज निकलती है, डैडी। इधर शिवा नींद से उठता है और चिल्लाते हुए अपनी बेटी को आवाज लगाता है। तमन्ना, शिवा को एक आवाज सुनाई देने लगती है जो उसके पीछे से आ रही थी। संसार में जो कुछ भी है वो सब प्रकृति के नियमानुसार चलते हैं, लेकिन कुछ काली शक्तियां हैं जो इसके विरुद्ध चलती हैं और उन्हीं का सर्वनाश करने स्वयं भगवान शिव को आना होता है। शिवा अपने पीछे की तरफ देखता है, ये वही बाबा होता है जिसकी बात शिवा ने नहीं मानी थी। फिर शिवा अपना खाई की ओर फिसल कर गिरना याद आता है और वो फिर उस कमरे को देखता है जो साधु संत का कमरा लग रहा था। वो बाबा शिवा के सामने आता है और कहता है, तुम ये सोच रहे हो कि तुम फिसल कर खाई में गिरे, लेकिन बच कैसे गए? यह एक भ्रम था जो उस चुड़ैल ने बनाया था ताकि वो तुम्हें रोक सके। वो तुम्हें नहीं मार सकती, बल्कि वो तुम्हारे पूरे परिवार को मारना चाहती है। शिवा सवालिया नजरों से उस बाबा से कहता है, वो मुझे नहीं मार सकती, ऐसा क्यों? बाबा उसकी तरफ देखकर कहता है, वो चाहती है कि उसका अस्तित्व खत्म ना हो और आगे अपने वंश को देखना चाहती है और वो तुमसे चाहती है। शिवा एकदम झटपटाते हुए बाबा से कहता है, क्या मतलब? बाबा थोड़ा मुस्कुराया और शिवा से बोला, जब पहली बार उस जंगल में गए थे तो वो तुम्हारे सामने एक सुंदर कन्या के रूप में आई थी। शिवा कहता है, हाँ, वो जब मैं जंगल तहकीकात कर रहा था तब एक लड़की आई थी और पूछने पर उसने बताया वो जल भरने आई है। बाबा कहता है, ये चुड़ैल अपना सुंदर रूप उन पुरुष के सामने रखती हैं जिन पर वो मोहित हो जाती है और उन्हें अपने वश में करके उनसे अपने वंश को जन्म देती हैं ताकि काली शक्तियों का साम्राज्य चलता रहे। शिवा समझ चुका था, लेकिन वो बाबा से बेबस लाचार होकर कहता है, कुछ भी करके मेरे परिवार को बचा लो। बाबा कहता है, शिवा हिम्मत से काम लो, तुम्हें अपने परिवार की खुद रक्षा करनी है और जाओ अपने परिवार के पास जाओ और जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे समक्ष हूँगा। इतना कहते ही वो बाबा और वो जगह दोनों अदृश्य हो जाती है और शिवा अपने घर के सामने होता है।
शिवा इस बात से खुश था कि वो अपने घर आ चुका है, लेकिन वो ये सोच में था कि वो अपने परिवार की रक्षा कैसे करेगा।